Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Worldwide Zoology. This is Idam Zafar. The topic which we will learn today in this video tutorial is how can you retrieve nucleotide sequence by using NCBI. So let's have an overview. A nucleotide is one of the structural component or building blocks of DNA and RNA. I'm sure that all biology students are familiar with the nucleotide language of the DNA and RNA. So, the basic structure of the nucleotide consists of a base, that is adenine, thymine, guanine, or cytosine, one at a time. So, plus a molecule of sugar and one of the phosphoric acid. So, nucleotides are basically of four types, that is cytosine, thymine, adenine, and guanine. So in DNA there are four nucleotides, that is cytosine, thymine, guanine and uracil, but in RNA nucleotide sequences the adenine is replaced by uracil. So instead of adenine in there is uracil in RNA or the transcript. So cytosine, thymine and uracil are pyrimidenes and each has a single nitrogen containing ring, while adenine and guanine are called purines and each has two nitrogen containing rings. So let's see how can you retrieve the nucleotide sequence by using NCBI. First of all, you have to click Google Chrome, and after opening Google Chrome you have to write NCBI in your search bar and then press enter. एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास जो सबसे पहले सर्च आएगी वो आएगी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। आप न्यूक्लियोटाइड प्रेस कर भी निकाल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, लेकिन फॉर नाउ इट इज़ बेटर टू ओपन नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। आफ्टर क्लिकिंग नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द होम पेज ऑफ द NCBI विल अपीयर। बाय डिफ़ॉल्ट जो पुल डाउन मेन्यू है उसके अंदर ऑल डेटाबेसेस लिखा होता है, लेकिन जैसा कि आप ये जानना चाहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कैसे रिट्रीव करते हैं और हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैसे निकालेंगे NCBI से, तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो पुल डाउन मेन्यू है उसके अंदर आपने न्यूक्लियोटाइड को चूज़ कर लेना है। जो सर्च बार है उसके अंदर आपने अपना जो जीन है या कोई भी प्रोटीन है जिसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आप देखना चाहते हैं उसको आपने टाइप कर देना है। जैसे कि मैं देखना चाहती हूँ JAK2 का सीक्वेंस, तो मैं यहाँ पे JAK2 जीन को टाइप करती हूँ। फिर उसके बाद टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास सबसे पहले जो आएगी वो एक इन शॉर्ट से समरी आ जाएगी इस बॉक्स के अंदर। अब जैसे कि इस बॉक्स के अंदर बताया हुआ है कि जीन है, जीन का नेम क्या है, JAK2 है और JAK2 फुल नेम है जेनस काइनेज 2, और साथ ही इसके नीचे बता दिया है कि इसकी स्पीशी कौन सी है। स्पीशी है होमो सैपियंस, जो कि साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का। इसके बाद यहाँ पे इसका सिनोनिम बता दिया है कि इसको हम आल्सो नोन एज JTK10 एंड THCY-T3, और इसके साथ नीचे है जीन आईडी। जीन आईडी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आपको जीन आईडी याद रहे, जैसे कि इसकी जीन आईडी है 3717, तो नेक्स्ट टाइम आप इसी जीन आईडी को यूज़ करके डायरेक्टली NCBI का जो जेन बैंक पेज है जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस शो होता है वो आप खोल सकते हैं। उसके बाद ये नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, रेफसेक ट्रांसक्रिप्ट, रेफसेक प्रोटीन, रेफसेक जीन और पबमेड। तो ये क्या होते हैं और हम इनको किस लिए यूज़ करते हैं, और अगर हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए तो हमें इन चारों में से किसको चूज़ करना चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले है रेफसेक ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है मैसेंजर RNA। तो रेफसेक ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जो आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलेगा वो मिलेगा आपको मैसेंजर RNA का सीक्वेंस। अगर आपने अपने DNA या RNA की सीक्वेंसिंग कराई है, जैसे सिंगल सीक्वेंसिंग कराई जाती है, उसके बाद आपके पास जो सीक्वेंस आया है अब आप उसको किसी सीक्वेंस के साथ अलाइन करके देखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड सीक्वेंस के साथ अलाइन करके देखना चाहते हैं, जो कि आपको डेटाबेसेस से मिलता है, जो NCBI डेटाबेस है वहाँ से आपको मिल सकता है।
तो आप वो देखना चाहते हैं कि हमारा सीक्वेंस कितना उनके साथ मैच करता है या फिर कहाँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है, हमारा न्यूक्लियोटाइड पोजीशन कहीं चेंज है या नहीं है, या फिर कहीं पे इंसर्शन हुई है या डिलीशन हुई है। तो ये आप सारा कुछ मैच कर कर ट्रांसक्रिप्ट रेफसेक ट्रांसक्रिप्ट के साथ देख सकते हैं। और अगर आप अपने जो सीक्वेंस आया आपके पास अपने डीएनए का या आरएनए का, अगर आप उसका प्रोटीन सीक्वेंस देखना चाहते हैं, उसका ये देखना चाहते हैं कि कौन से अमाइनो एसिड कोड कर रहा है कौन सा सीक्वेंस, तो आप रेफसेक प्रोटीन के साथ उनकी जो प्रोटीन फॉर्मेशन है उसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद है रेफसेक जीन। अगर आप ऑन द होल पूरे जीन का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो देखना चाहते हैं तो आप रेफसेक जीन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद लिखा हुआ है पबमेड, पबमेड के साथ ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1554। तो अगर आप इसे जैक2 के ऊपर लिटरेचर को स्टडी करना चाहते हैं तो आप पबमेड को क्लिक करके उसके ऊपर लिटरेचर को स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे पबमेड पे जैक2 के 1544 जो लिटरेचर हैं वो पड़े हुए हैं, जिससे आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये नीचे भी सर्चेस दी हुई हैं जो कि है डैनियो रीरियो जैक2 मैसेंजर आरएनए कंप्लीट सीडीएस, यानी ये कौन सी स्पीशी है, डैनियो रीरियो है और जैक2 है, उसका मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस है और उसका कंप्लीट सीडीएस है यानी कंप्लीट कोडिंग सीक्वेंस है। तो आपने ये तो एक हमेशा ख्याल रखना है कि आपने उसी जीन को चूज़ करना है जिसका कंप्लीट सीडीएस गिवन हो, अगर नहीं होगा तो आपने उसको चूज़ नहीं करना। तो ये नीचे डिफरेंट स्पीशी हैं जिनके अंदर ये जैक2 का सीक्वेंस पाया जा रहा है। तो हमने होमो सेपियंस में देखना है तो हम इसलिए अपनी ये पहली ही सर्च के अंदर से रेफसेक जीन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी ये सारा जेन बैंक का पेज आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है जेन बैंक, तो ये जेन बैंक का पेज है। हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, यहाँ से हमने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को हमने कैसे रीड करना है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगी। अब जैसे कि ये जो सबसे पहले दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसका टाइटल। टाइटल के अंदर दिया हुआ है स्पीशी नेम जो कि है होमो सेपियन, उसके बाद दिया हुआ है जीन नेम जेनस काइनेज 2 यानी जैक2। उसके बाद ये बताया हुआ कि हमने कौन सा सीक्वेंस निकाला है, रेफसेक जीन सीक्वेंस निकाला है जिसका एक स्पेसिफिक नंबर है LRG और 612। और उसके साथ ही बताया गया कि कौन से क्रोमोसोम पे पाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे पाया ये है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर पाया जा रहा है। तो टाइटल के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है NCBI रेफरेंस सीक्वेंस NG009904.1। तो जो ये रेफरेंस सीक्वेंस है का जो नंबर है, ये हर जीन का, हर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का अपना एक स्पेसिफिक नंबर होता है। अगर आपको ये नंबर भी याद हो तो आप न्यूक्लियोटाइड के अंदर डायरेक्ट ये वाला नंबर मेंशन करके जेन बैंक के इस पेज को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे फास्टा फाइल था। अब फास्टा को कैसे ओपन करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, हम फास्टा फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर बताऊंगी। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जेन बैंक की जो पेज की जो इन्फॉर्मेशन है इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। तो सबसे जो पहली चीज़ दी गई है वो है लोकस। लोकस का मतलब है कि आपको ये बताया जाएगा जो आपका जीन है उसकी पोजीशन क्या है, उस वो डीएनए में है या आरएनए में है, वो लीनियर है या डबल स्ट्रैंडेड है। लोकस के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने एक्सेशन नंबर दिया है जो कि एक स्पेसिफिक नंबर है जो हर जीन को स्पेसिफिकली अलॉट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये बता दिया गया है कि ये जो क्रोमोसोम नंबर 9 है यानी क्रोमोसोम 9 है जिसके ऊपर ये जीन प्रेजेंट है वो कितने बेस पेयर का है, वो 149939 बेस पेयर के ऊपर मुश्तमिल है। और ये कौन सा सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस है, ये डीएनए का सीक्वेंस है और डीएनए क्या है, लीनियर है। इसके बाद ये जो डेट दी गई होती है ये या तो वो डेट दी जाती है जिसके ऊपर इस सीक्वेंस को अपडेट किया गया है या वो वाली डेट जिसके ऊपर इसको पब्लिश किया गया है। अब यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर जो आपका जीन है उसकी एक समरी होती है, डेफिनेशन होती है कि ये हमारे पास कौन सा जीन है, कौन सा सोर्स है और हमने कौन सा जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था वो हमने सेलेक्ट किया है। जैसे यहाँ पे
टाइटल को ही अगेन यहाँ पे बता दिया गया। अब इसके बाद है एक्सेशन नंबर, जो कि रेफरेंस सीक्वेंस का नंबर है, यहीं पे लिखा हुआ है एक्सेशन नंबर। लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस है कि यहाँ पर 0.1 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर 0.1 नहीं लिखा हुआ। तो एक्सेशन नंबर जो होता है वो सिर्फ NG009904 तक है। लेकिन अगर देखा जाए वर्जन नंबर, इसके बाद लिखा हुआ है 0.1, तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड जैक 2 का जो सीक्वेंस है, इसको एक बार अपडेट किया गया है। यानी जो वर्जन नंबर है वो ये शो करता है कि जो ये सीक्वेंस है इस डेटाबेस के अंदर, इसको कितनी बार अपडेट किया गया है। अगर इसको एक बार अपडेट किया गया है तो इसको हम 0.1 से शो करेंगे। अगर इसको 2 बार किया जाएगा तो यहाँ पे 0.2 हो जाएगा। अगर तीसरी बार अपडेट किया जाएगा तो यहाँ पे 0.3 हो जाएगा। यानी हर अपडेट के लिए एक नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अब इसके बाद कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स भी वही है कि हमने ये कौन सा सीक्वेंस निकाला है, हमने इसको रेफ सीक्वेंस निकाला है, रेफसेक जीन निकाला है। अब इसके बाद बता दिया सोर्स। सोर्स के अंदर है कि हमने इसको कौन से सोर्स से, कौन सी स्पीशीज से ड्राइव किया है इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, तो वो है होमो सेपियन ह्यूमंस के अंदर। तो अब इसके अंदर ये है कि ऑर्गेनिज़म भी वही, हाँ, जो सोर्स है वही ऑर्गेनिज़म भी है। लेकिन ऑर्गेनिज़म के साथ साथ यहाँ पर इसकी पूरी क्लासिफिकेशन दी जाती है, जैसे कि यूकैरियोटा हो गया, मेटाजोआ हो गया, कोर्डेटा हो गया, क्रेनिएटा हो गया। ये सारी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट क्लासिफिकेशन दी जाती है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कमेंट्स। अब कमेंट्स के अंदर, कमेंट्स से हमें क्या पता चलता है और हमने कमेंट्स को कैसे रीड करना होता है, तो ये है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये कमेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है वो किस कदर रिलायबल है और किस कदर रिलायबल नहीं है। हमें इसके ऊपर, इस सीक्वेंस के ऊपर रिलाई करना भी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है कि ये रिव्यूड रेफसेक है, यानी इस रेफसेक को रिव्यू किया गया है। और जो ये सीक्वेंस है इसको, This record has been curated by NCBI staff in collaboration with Simon Chan Rod Docking। यानी ये जो सीक्वेंस है इसको क्यूरेट किया गया है। क्यूरेटेड का मतलब है इसको अरेंज किया गया है कि ये सीक्वेंस किस अरेंजमेंट के साथ होना चाहिए, वो किया गया है बाय सीमन चैन और रॉड डॉकिन के कोलैबोरेशन के साथ। अब इसके बाद ये बताया गया है कि ये जो रेफरेंस सीक्वेंस है इसको ड्राइव किया गया है ये जो सोर्सेज हैं इनके स्पेसिफिक नंबर दिए हुए हैं कि हमने इन 3 सोर्सेज से इसको ड्राइव किया हुआ है। और ये जो सीक्वेंस है ये एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है रेफसेक जीन प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसके बाद कमेंट के साथ ही नीचे छोटी समरी दी जाती है। उस समरी के अंदर बताया जाता है कि ये जीन क्या है, इसकी प्रोटीन बताई गई है। जैसे दिस जीन प्रोडक्ट इज़ अ प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, यानी इसकी जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन टायरोसिन काइनेज है। इस जीन की जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन टायरोसिन काइनेज है। अब जो प्रोटीन टायरोसिन काइनेज है इसका फंक्शन क्या है, वो ये इन्वॉल्व होती है स्पेसिफिक साइटोकाइन रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे के अंदर। अब साथ ही ये बताया गया कि इसके और क्या फंक्शन है, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि ये इट हैज़ बीन फाउंड टू बी कंस्टिट्यूटिवली एसोसिएटेड विद द प्रोलैक्टिन रिसेप्टर, यानी इसकी एसोसिएशन प्रोलैक्टिन रिसेप्टर के साथ भी है, जो कि ज़रूरी होती है गैमा इंटरफ्रॉन की रिस्पॉन्सेस के लिए। इसके बाद ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी इसकी इम्पोर्टेंस को बताया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है कि जो माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पता लगा कि वो वाले माइस जिनके अंदर जैक 2 की प्रोटीन एक्टिव नहीं होती उनके अंदर एम्ब्रियोनिक लिथैलिटीज़ आ जाती हैं, जिसकी वजह ये होती है कि उनके अंदर जो इथ्रोपोइसिस होती है वो एब्सेंट हो जाती है। तो जब इथ्रोपोइसिस ही एब्सेंट होगी तो वो एम्ब्रियो सही तरीके से ग्रो नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली एम्ब्रियोनिक लिथैलिटी आ जाती है। तो ये एक ब्रीफ समरी है कि उसकी इम्पोर्टेंस बता देते हैं। अब इसके बाद अगेन प्राइमरी, यानी इसका प्राइमरी सोर्स क्या है, इसे हमने कहाँ से ड्राइव किया गया वो भी आपको प्राइमरी से पता लगेगा। जैसे कि इसका रेफसेक्स जो स्पैन है वो 1 से लेके 149939 तक है। अब इसके बाद प्राइमरी आइडेंटिफायर, यहाँ पे उनके नंबर मेंशन किए गए हैं, स्पेसिफिक नंबर के जहाँ जहाँ से लिया गया है। फिर प्राइमरी स्पैन
वही कि हमने इनको कौन कौन सा सीक्वेंस कहाँ कहाँ तक कौन से सोर्स से लिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पे 1 से लेके 21597 का जो सीक्वेंस है वो इस सोर्स से लिया गया है, 21598 का जो सीक्वेंस है वो इस सोर्स से लिया गया है, और एंड तक का जो सीक्वेंस है वो इस सोर्स से लिया गया है। तो प्राइमरी से भी आपको ये पता लग जाएगा कि इस जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसका प्राइमरी सोर्स क्या है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर है वो है फीचर्स, जिसके अंदर लोकेशन और क्वालिफायर्स के बारे में बताया जाता है। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले सोर्स के बारे में बताया जा रहा है कि सोर्स इसका क्या है। एक तो क्रोमोसोम नंबर 9 है। क्रोमोसोम 9 के अंदर इसके अंदर ये कितने बेस पेयर पर मुश्तमिल है, 1 से लेके 14, 9, 9, 3, 9 तक। सबसे पहले बेस पेयर के बारे में बताने के बाद ये बताया जाता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। जैसे होमो सेपियंस है, यानी ये जो जैक 2 का सीक्वेंस है वो क्रोमोसोम 9 होमो सेपियन के अंदर प्रेजेंट है। इसका मोल टाइप क्या है, हमने कौन सा निकाला था, रेफसेक जीन निकाला था जो कि किसका था, डीएनए का सीक्वेंस था। तो मोल टाइप के अंदर ये बताया जाता है कि ये जो सीक्वेंस है ये कौन सा सीक्वेंस है, डीएनए का है या आरएनए का है। और यहाँ पे टैक्सन यानी यहाँ पे बताया जाता है इसकी पूरी क्लासिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी क्लासिफिकेशन आ जाएगी। अब इसके बाद है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर प्रेजेंट है, और यहाँ पे मैप पे भी इसकी पोजीशन बता दी है कि 9p24.1 मैप इसकी पोजीशन है। अब इसके बाद ये बताया जा रहा है जीन है। जीन कौन सा है, जैक 2 है। जैक 2 की जीन की पोजीशन क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 5001 से लेके 147939 तक इसका सीक्वेंस जा रहा है। अब आप यहाँ पे अगर जीन को क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा सीक्वेंस हाईलाइट करके बता देगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। अब ये यहाँ से ये जो लाइंस होती हैं ये पूरा इसके अंदर टोटल 60 करैक्टर्स लिखे होते हैं, यानी 60 अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर 10 है, अगले कॉलम में 10 है यानी 20 हो गए, फिर अगले कॉलम में भी 10 है ये 30 हो गए, अगले कॉलम में भी 10 है 40 हो गए, अगले कॉलम में भी 10 है 50, एंड द लास्ट कॉलम में भी 10 है यानी 60 हो गए। यानी कि एक पूरी जो रो है उसके अंदर 60 अल्फ़ाबेट्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये 4981, यहाँ से 4981 से काउंटिंग स्टार्ट हुई और यहाँ तक ये हमारे पास 500 आ गया। 500 के बाद यहाँ पे 5001, यानी यहाँ पे 5001 से स्टार्ट होके आपका सीक्वेंस कहाँ तक चला गया, ये जो पूरा सीक्वेंस है ये जैक 2 का सीक्वेंस है। अब ये पूरा जो सीक्वेंस है ये इंट्रॉन और एक्सॉन्स को मिला के सीक्वेंस पूरा बन गया है जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर प्रेजेंट है। अब ये यहाँ पर अगर आप डिटेल्स पे क्लिक करें तो ये आपको बता देगा कि ये जो सीक्वेंस था वो 5001 से लेके 147939 तक है। अब इसके बाद अब ये तो हो गया जीन पे आपने क्लिक किया, उन्होंने हाईलाइट करके इसको दिखा दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर जीन के बाद दिया गया है वो है मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस है यहाँ पे बताया गया जॉइन के बाद ब्रैकेट के अंदर जो 501001 से लेके 5386 है यहाँ तक जो होगा वो होगा एक्सॉन 1। जो बीच में 2 डॉट है ये शो करता है कि सीक्वेंस 5001 से लेकर कंटिन्यू है 5386 तक। तो ये हमारे पास हो गया एक्सॉन 1। जहाँ पर कॉमा आ गया वहाँ पे ख़त्म हो गया, यानी कि ये एक्सॉन 1 है। कॉमा के बाद जो दूसरा नंबर स्टार्ट होता है और डॉट के बाद जो दूसरा नंबर जहाँ पे एंड होता है इसका मतलब नेक्स्ट कॉमा तक, तो इसका मतलब है ये हो गया एक्सॉन नंबर 2। इसी तरीके से आप ये सारे एक्सॉन देख सकते हैं कि ये कितने एक्सॉन्स यहाँ पे मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट है। अब इसके बाद यहाँ पर है एक्सॉन। आपने अगर देखना है कि एक्सॉन के सीक्वेंस कहाँ मिल रहे हैं, जैसे कि ये एक्सॉन 1 है जैक 2 का, उसकी पोजीशन 5001 से लेके 5386 तक जा रही है। अब इसके बाद एक्सॉन 2 है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नंबर 1, यानी ये एक्सॉन नंबर 1 है। अब यहाँ पे ये एक्सॉन है सेकंड पे जो एक्सॉन है इसका मतलब है ये एक्सॉन नंबर 2 है, और यहाँ पे इसकी पोजीशन बता दी है कि ये वाली 5696 से स्टार्ट होकर 5778 तक जा रहा है। इसी तरीके से ये है एक्सॉन नंबर 3। तो अब जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो CDS है। CDS का मतलब है कंप्लीट कोडिंग सीक्वेंस। अगर आपके पास किसी चीज़ का कंप्लीट कोडिंग सीक्वेंस है तो आपने उसको
उसको ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो मोस्ट करेक्ट होता है। अगर नहीं है तो आपने उस वाले जीन को या उसके सीक्वेंस को यूज़ नहीं करना। अब अगर जैसे CDS लिखा हुआ है, कोडिंग सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो कोडिंग सीक्वेंस का मतलब है कि इसके अंदर तमाम वो एग्जॉन्स आएंगे जो कि प्रोटीन को कोड कर रहे हैं। जबकि मैसेंजर RNA के कुछ एग्जॉन्स ऐसे हो सकते हैं जो कि प्रोटीन कोडिंग में फंक्शनिंग नहीं कर रहे, लेकिन वो एग्जॉन मैसेंजर RNA के सीक्वेंस में आ रहे हैं। जैसा कि हो सकता है कि जो मैसेंजर RNA है उसकी हेड फॉर्मेशन के अंदर, जब उसके अंदर पोस्ट मॉडिफिकेशन होती है मैसेंजर RNA के अंदर, तो उसका हेड बनता है, उसकी टेल बनती है, पोली ए टेल बनती है। तो उसके अंदर कुछ सीक्वेंस चला जाता है जो कि प्रोटीन कोड तो नहीं कर रहा होता, लेकिन वो मैसेंजर RNA का पार्ट होता है। तो कोडिंग सीक्वेंस वो वाले तमाम एग्जॉन्स होते हैं जो कि सिर्फ प्रोटीन को कोड कर रहे होते हैं, जो कि स्पेशली प्रोटीन कोडिंग होते हैं, वो प्रोटीन को ही कोड करेंगे। अब इसके अंदर दोबारा से जैक 2 की इंफॉर्मेशन सिनोनिम आ गए, EC नंबर आ गया। इसके अलावा ये भी बता दें कि टायरोसिन काइनेज है, जैक 2 है, जेनस काइनेज 2 है। कोडोन का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कोडोन नंबर 1 से। यहाँ पे कोडोन स्टार्ट 1 का मतलब है कि ये जो प्रोटीन सीक्वेंस आपको नीचे दिया जा रहा है, वो कोडोन नंबर उसका जो स्टार्ट है, जो पहली प्रोटीन आएगी वो कोडोन नंबर 1 की प्रोटीन है। प्रोडक्ट जो है वो टायरोसिन प्रोटीन काइनेज है, आइसोफॉर्म ए है। अब प्रोटीन आईडी अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो ट्रांसलेशन का ये जो सारे ही यहाँ पे नीचे आ रही है ट्रांसलेशन, अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं, ये सारे आपको यहाँ पे इस आईडी से खोलने से मिल जाएंगे। ये जीन आईडी है। अब MIM से आप इसके ऊपर लिटरेचर भी स्टडी कर सकते हैं। अब ट्रांसलेशन इज इक्वल टू, यानी कि ये जितना कोडिंग सीक्वेंस है यहाँ से 41744 से लेके 146547 तक, वो सारा इन प्रोटीन्स को कोड कर रहा है। यानी अब आपने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो निकाल लिया कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, तो हम उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से जो प्रोटीन बन रही है वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा जब हम CDS हम चाहते हैं कि ये वाली पोजीशन वाले सारे हमारे पास एग्जॉन्स आ जाए, तो आप CDS को जब क्लिक करेंगे तो ये आपको वो सारे एरियाज हाईलाइट करके बता देगा कि ये वाले जो एग्जॉन्स हैं जो हाईलाइट हुए हुए हैं, ये सिर्फ प्रोटीन कोडिंग में हेल्प आउट कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप प्रोटीन कोडिंग एग्जॉन्स को काउंट भी कर सकते हैं हाईलाइटेड होने की वजह से। अब ये इतना लंबा सीक्वेंस इसलिए है कि ये पूरे क्रोमोसोम का सीक्वेंस है, जिसके अंदर से ये जो हाईलाइटेड आ रहा है सीक्वेंस, ये है जैक 2 का। ये एक्सॉन नंबर 1, ये एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, एक्सॉन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18, 19, 20. So the total number of exons the JAK2 carries is 20, that codes for protein. So that's all for today. This is the process. How can you interpret GenBank? How can you retrieve the nucleotide sequence by. So I hope you understand this lecture. Thank you. Please subscribe my channel, like and share.